नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्यमान केंद्र के बारे में और टू पार्टिकल सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए हमने पढ़ा भी था, देखा भी था। अब हम लोग देखेंगे थ्री पार्टिकल सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इन सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम। तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम मीन्स तीन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र जब तीन पार्टिकल हो। देखिए, मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज लेता हूं जिसका प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा D है। A, B और C ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर कोई मास M1 रखा हुआ है, इसको मैं M2 ले लेता हूँ और इसको M3 ले लेता हूँ। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान केंद्र निकालने का सबसे पहला प्रोसेस हम ये डिटरमाइन करेंगे कि किस मूल बिंदु के अबाउट, किस ऑरिजिन के अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास निकालने हैं, पहला स्टेप। तो जैसे मैंने माना कि हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालने हैं, तो इसको हमने ऑरिजिन माना। तो ये हमारा इस बोर्ड के प्लेन में है, ये जो है टू डायमेंशनल प्लेन है, हम टू कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और ऑरिजिन का 0 0। अब देखिए M1 इससे D डिस्टेंस पे A है हमारा M3, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा D0। अब देखिए, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। A डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए हमारा x कोऑर्डिनेट होगा और A डिस्टेंस हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे एक्सिस को भी दिखा दें, ठीक, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखिए, A हमारा ट्रायंगल का, त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला, त्रिभुज का ऊंचाई का क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं D। A देखिए, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, A हमारा D/2 होगा। A x कोऑर्डिनेट, A y कोऑर्डिनेट, और इस तरह से हमारा A रहा D/2 और √3/2D। अब देखिए, हमें x और y कोऑर्डिनेट अलग अलग निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के। तो सबसे पहले हम XCM के लिए देखते हैं। नीचे में सिस्टम का टोटल मास, निकाय का टोटल मास, नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3, ऊपर में M1 x1 तो M1 इंटू 0 प्लस M2 x2, देखिए M2 इंटू D/2 प्लस M3 D3 √3/2D बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर देंगे। XCM ऊपर में D/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, D कॉमन बचा, M2 प्लस M3 इंटू √3। ये चीज़ इस तरह से इस ट्रायंगुलर सिस्टम का, इस थ्री पार्टिकल सिस्टम का, इस तीन कणों के निकाय का के द्रव्यमान केंद्र का
एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए, फिर वही नीचे में तीनों मास, टोटल मास, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए m1 y1 कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 y2 m2 y2, तो y2 हमारा √3/2d प्लस m3 y3 0। और ये देखिए हमारा आ गया इस तरह से YCM इक्वल टू नीचे में m1 प्लस m2 प्लस m3 और ऊपर m2 इंटू √3d और ये 2 नीचे चला आएगा। XCM को हम फिर से एक बार देख लें। m1 0 m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, ठीक है, प्लस m3 इंटू x3, दिस इज ओनली d, ये हमारा केवल d है, तो m3 इंटू d। अब देखिए तो हमारा ये रह जाएगा ओनली m3, और यदि हम इसको सॉल्व करें तो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा आ जाएगा m2 प्लस 2m3, हम इसको कॉमन ले रहे हैं, और ये हमारा आ जाएगा m2 प्लस 2m3 इंटू डी बाई 2m1 प्लस m2 प्लस m3। और फिर से YCM को देख लेते हैं। m1 y1, ठीक है, प्लस m2 y2, ठीक है, प्लस m3 इंटू y3 0, और इस तरह से हमारा ये रहा। यदि हमें इसके सेंटर ऑफ मास को लिखने हैं तो देखिए इसका क्या तरीका होगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, d इंटू m2 प्लस 2m3 बाई 2 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, और y कोऑर्डिनेट m2 इंटू √3d बाई 2 m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारा इस 3 पार्टिकल सिस्टम का 3 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकला। अब देखिए ये तो तब की बात है जब मास का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जब द्रव्यमान का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जब द्रव्यमान का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस रूप में नहीं लगा सकेंगे, ऐसा ही होगा, बट इस रूप में हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो क्या करेंगे जब रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो, देखते हैं उसके लिए कैसे करता हूँ। जैसे देखिए अभी हमने देखा जब अलग अलग मास से, अलग अलग द्रव्यमान से कोई सिस्टम बना रहता था तब उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे। अब देखते हैं कोई रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई रेगुलर शेप हो, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे मान लो ये इस तरह का कोई रेगुलर शेप है, ठीक है, इसका हमें निकालना हो तो देखिए ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है XCM इक्वल टू 1/m इंटू सिग्मा mi/xi, i का वैल्यू 1 to n। तो इसी के पैरेलल हम ऐसे केसेस में जब रेगुलर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए हम लिख सकते हैं XCM इक्वल टू 1 टोटल मास, यहाँ भी, और जो हम देखिए सिग्मा mi/xi ये क्या है, एडिशन है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 का। तो देखिए उसी को यानी कि m1 x1 जो टर्म बन रहा है उसका एडिशन, उसी के लिए हम ले लेते हैं dmx। यदि हम यहाँ ऑरिजिन ले लें तो यहाँ से यहाँ के बीच में dm ढेर सारे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका कि मास dm हो, सबका x अलग अलग होगा,
सबके लिए अलग अलग x का वैल्यू होगा। हम क्या करेंगे, एक का लिख करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से देखिए हमने क्या पढ़ा है, YCM इक्वल टू 1/m सिग्मा MI I का वैल्यू 1 to n। तो उसी तरह से यहाँ YCM इक्वल टू 1/m DMY I का वैल्यू एक लिमिट के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसी तरह से हम बात करें यदि ZCM का 1/m सिग्मा MIZI I का वैल्यू 1 to n। तो उसी तरह से इसके पैरेलल देखिए क्या लिखेंगे, ZCM इक्वल टू 1/m सिग्मा DM इंटू Z। अब देखिए पोजीशन वेक्टर के लिए हमने क्या लिखा था, तो वेक्टर RCM इक्वल टू 1/m इंटू सिग्मा MIRI I का वैल्यू 1 to n। तो इसी के पैरेलल यदि रेगुलर बॉडी के लिए हो तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर RCM इक्वल टू 1/m DMR। ठीक है, ये जो है हमारा जब रेगुलर शेप होगा तब के लिए फॉर्मूला रहा। और अभी जस्ट हम रेगुलर शेप का, जब मास का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको हम प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, अब रेगुलर शेप में अलग अलग हमें कई शेप के बारे में देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, वलयाकार, अर्ध वलयाकार का द्रव्यमान केंद्र या अर्धवलय का द्रव्यमान केंद्र, अर्धवलय का द्रव्यमान केंद्र, इसी को लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है। ये इसका सेंटर है, वो ये रेडियस है, इसका मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल M है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि अर्धवलय है, रिंग है, यदि हम इसमें एक पार्टिकल हम यहाँ पर लेते हैं M1, ठीक है, तो इसके जस्ट इस साइड एक पार्टिकल बिल्कुल सिमिलर पार्टिकल रहा होगा M1। तो मैं ये कह रहा था कि अर्ध वलय का द्रव्यमान केंद्र हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए, इसके बारे में मेरा कहना है कि यदि हम यहाँ पर कोई पार्टिकल लेते हैं जिसका कि मास M1 है, तो इसके ठीक इधर भी एक पार्टिकल होगा बिल्कुल सिमिलर जिसका कि मास M1 होगा। यदि हम इसका कोऑर्डिनेट x1 लेते हैं तो इसका -x1 होगा। इसके जस्ट ऊपर यदि हम यहाँ देखते हैं M2, तो इसके इस साइड M2 होगा। यदि इसका कोऑर्डिनेट x2 है तो इसका हो जाएगा जस्ट -x2। इसी तरह से मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी पार्टिकल होंगे सबका इधर सिमिलर पार्टिकल होगा, सबके मिरर इमेज पे सिमिलर पार्टिकल होगा जिसका कि y एक्सिस से सेम डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब थोड़ा सोचिए, मैं यदि इसका x कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूँ, मैं यदि इसका x कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, नीचे में टोटल मास कैपिटल M, ऊपर में हम लिखते हैं M1 x1 प्लस, अब देखिए इसका लिखा M1 x1, इसके लिए लिखते हैं तो
m1 इंटू माइनस x1 प्लस उसी तरह से m2 x2 फिर m2 इंटू माइनस x2 और इस तरह से हम सबको ऐड करेंगे। देखिए a m1 x1 और a माइनस m1 x1 कट जाएगा, a m2 x2 a माइनस m2 x2 कट जाएगा, उसी तरह से m3 x3 और माइनस m3 x3 कट जाएगा, m4 x4 और माइनस m4 x4 कट जाएगा, उसी तरह से डॉट डॉट यदि हम देखें तो mn xn और माइनस mn xn हमारा कट जाएगा। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस अर्धवलयाकार शेप का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। मीन्स इसके x कोऑर्डिनेट को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंफर्म हूँ कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम है y कोऑर्डिनेट निकालना, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब हम किसी भी पार्टिकल का यदि y कोऑर्डिनेट के लिए चर्चा करते हैं तो देखिए इसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और यदि यहाँ पर है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से यदि यहाँ पर कोई है तो इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और इधर है तो इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबका y कोऑर्डिनेट दोनों साइड का पॉजिटिव होगा और इस तरह से y कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का, वो कैंसिल नहीं होगा, मीन्स वो 0 नहीं होगा। तो अब वो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसे निकालने के लिए हम करते क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं सेंटर से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ और इस एलिमेंट का लेंथ है dl, इस एलिमेंट का लेंथ है dl, ठीक है। यह जो एलिमेंट है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है d थीटा, यह सेंटर पे एंगल बना रहा है d थीटा। अब देखिए इसका मास मैं ले लेता हूं dm। जो हमारे पास फिगर है उससे हम ऐसा लिख सकते हैं d थीटा इक्वल टू dl बाई आर, ए रेडियस है वलय का, d थीटा इक्वल टू dl बाई आर। हम यहाँ से लिख सकते हैं dl इक्वल टू आर डी थीटा, ये हमारा लेंथ है। अब देखिए इसका लेंथ क्या होगा, ये हम कहें सरकमफेरेंस जो है सेमी सर्किल का, तो यदि ये पूरा सर्कल होता तो ये होता 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और चूंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर बाई 2। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए आ जाएगा पाई आर, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा लेंथ क्या होगा, ये पूरा लेंथ होगा पाई आर। हम ऐसा लिख सकते हैं कि पाई आर लेंथ जो है वो m मास रखता है, मैंने पूरे का मास m लिया है, वो m मास रखता है, तो यूनिट लेंथ जो होगा उसका m बाई पाई आर। अब इस तरह से मैं एलिमेंट का निकालना चाह रहा हूँ मास, ठीक है। तो एलिमेंट का ये dl लेंथ है, तो dl लेंथ में m बाई पाई आर इंटू dl, ठीक है। अब देखा जाए मैं यानी कि हमारा जो dm हो गया वो हो जाएगा m बाई पाई आर इंटू dl। dl के प्लेस पे मैं r डी थीटा पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा r डी थीटा। देखिए r r कैंसिल, यहाँ से dm इक्वल टू आ गया m बाई पाई डी थीटा। ये हमारा एलिमेंट का मास है। अब देखिए हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, y सी एम इक्वल टू 1 बाई एम इंटू डी एम वाई। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है क्या मेरे पास है, जैसे dm है बट अभी भी हमारे पास इस एलिमेंट का के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अब देखिए
बाय सिमिलरिटी यदि मान लीजिए ठीक मिडिल में इसका सेंटर ऑफ मास है तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम ले लेते हैं y, ये है हमारा r। अब देखिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू ओ ए बी इन ट्रायंगल, मैं लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ ए बी, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सामने का ये परपेंडिकुलर, इक्वल टू वाई बाई आर। यहाँ से देखिए हमारा y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब हम फॉर्मूला में इसको यूज करते हैं, y सी एम इक्वल टू 1 बाई एम, डी एम के प्लेस पे मैं ए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एम बाई पाई डी थीटा इंटू वाई, ए आ गया आर साइन थीटा। अब देखिए एम से एम कैंसिल हो सकता है ना, देखा जाए यहाँ से वाई सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं, आर बाई पाई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यह जो हमने एलिमेंट लिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी ले सकते थे, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई, और इस तरह से वाई सी एम इक्वल टू हमारा आ जाएगा आर बाई पाई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं वाई सी एम इक्वल टू आर बाई पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब देखिए कॉस पाई का वैल्यू -1, तो -1 और फिर -1, इस तरह से ये हमारा आ जाएगा वाई सी एम इक्वल टू आर बाई पाई 1 और एक कॉस 0 का वैल्यू 1 और -1 और अगेन माइनस, तब देखिए ए आ जाएगा +1, और इस तरह से हम लिख सकते हैं वाई सी एम इक्वल टू 2r बाई पाई। और अब देखिए हमने x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई, ये हमने अर्ध वलय का द्रव्यमान केंद्र निकाला। और इसी के साथ इसके आगे के क्लासेज में हम देखेंगे जब ये 1/4 होता, अभी ये हमारा सर्किल का हाफ था, ये 1/4 होता, या फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए नमस्कार।